Hello students, welcome back. In the last classes we were discussing about chapter 15 और मैंने जैसे कहा था कि नेक्स्ट में हम लोग 16 स्टार्ट करेंगे एंड मैंने ये भी बताया था ये इम्पोर्टेंट है, लंबा है पर बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो आज हम लोग 16 के फर्स्ट फ्यू सेक्शंस देख रहे हैं। दे आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा हिस्टोरिकली बताया है कि कैसे कंपल्सरी लाइसेंस इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और कैसे ये हमारे लिए इंक्लूड किया गया है। तो यही चीज़ इसमें बता रहा है कि अगर वर्किंग ऑफ पेटेंट्स नहीं हो रहा है इंडिया में तो फिर कोई कंपल्सरी लाइसेंसिंग अलाउ कर सकता है कंट्रोलर अंडर सर्टेन कंडीशंस, और रिवोकेशन भी पेटेंट का हो सकता है अगर वर्किंग नहीं हो रहा है तो यही चीज़ इस चैप्टर में है। देयरफॉर देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स ओवर हियर: वर्किंग ऑफ पेटेंट्स, कंपल्सरी लाइसेंसेस एंड रिवोकेशन। सेक्शन 82, डेफिनेशन ऑफ पेटेंटेड आर्टिकल्स एंड पेटेंटी। पेटेंटेड आर्टिकल्स तो समझ में आता है कि अगर पेटेंटेड प्रोसेस से बनाया गया है तो उसको भी हम लोग पेटेंटेड आर्टिकल मानेंगे, यानी कि एक तो इन्वेंशन है ही है, उसको हम मान ही लिए कि वो पेटेंटेड आर्टिकल है। उसके अलावा अगर ये प्रोसेस यूज किया गया है जो कि पेटेंटेड प्रोसेस है और उससे कोई प्रोडक्ट बनाया गया है, तो कोई इन्वेंशन हुई है, कोई कोई आपको गुड्स आया है, that is also patented article. Therefore the word used is includes. पेटेंटी तो पेटेंटी होता ही है जो कि अप्लाई करता है। इसके अलावा जिसको एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिला हुआ है उसको भी हम लोग पेटेंट मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर। सेक्शन 18(3) actually is talking about what is the requirement for a patented invention, यानी कि रिक्वायरमेंट इन द सेंस कि जब एक पेटेंट हो गया है तो उसके बाद उसके ओनर से, पेटेंट होल्डर से क्या उम्मीदें हैं। सो जनरल प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल टू वर्किंग ऑफ पेटेंटेड इन्वेंशन, ये जो वर्किंग ऑफ पेटेंट है वही बात सेक्शन 83 बताता है। तो जब कोई इन्वेंशन हम लोग दे रहे हैं, देखिए बेसिक आइडिया इन्वेंशन के लिए पेटेंट देने का ये है कि हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस हो और वो जब बने तो लोगों को उससे फायदा हो, और कुछ जो बने भी इंडिया में अगर बन रहा है तो उससे में भी रोजगार भी बढ़े। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये इन्वेंशन को मान लिया जाता है कि भैया तुमको मोनोपोली हमने 20 साल का दिया है तो उससे तुम्हें जो फायदा हो रहा है हमें भी कुछ फायदा होना चाहिए। तो ऐसे ही आपको यूं ही नहीं दे दिया गया है 20 ईयर्स के लिए उस पर मोनोपोली या फिर एक डोमिनेंस। तो यही बात ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर पेटेंट किसी को मिला है तो उससे ये उम्मीदें हैं कि क्या क्या मिल होना चाहिए उसमें। सबसे पहला है कि वो वर्कड इन इंडिया हो और ना कमर्शियल स्केल, यानी कि फुलेस्ट एक्सटेंट पे वो यहाँ पे बनाया जा रहा हो। मतलब उस पर अगर डिले हो रहा है तो वो डिले जो है रीजनेबल डिले हो, ठीक है। बी जो है यानी ये 83 का बी जो है वो ये बोलता है कि इस पर आपको अगर पेटेंट मिल गया है तो सिर्फ इतना ही मत सोचिए कि आपको 20 ईयर्स के लिए उसको इसके ऊपर मोनोपोली मिला है और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं ना, उसके एकदम से उसके तख्त पर बैठकर हा 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 करके मुझे मिल गया है। ऐसा नहीं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आपको फुलफिल करनी है, जैसे कि आपको इंडिया में उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो राइट मिला है आपको, ये राइट इसलिए मिला है कि टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन का प्रमोशन हो, ट्रांसफर एंड डिसेमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हो, और उसको प्रोड्यूस करने के लिए टेक्नोलॉजिकल नो हाउ मिले। तो ये सोशल वेलफेयर और इकोनॉमिक वेलफेयर और बैलेंस ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के तहत इसको दिया गया है। यानी कि क्या मतलब हुआ बैलेंस ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, मतलब कि ये है कि जो आपको राइट मिली है वो राइट आपको विदाउट एनी रीजन नहीं मिली है। आपको ये मिला है ताकि इसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, एडवांसमेंट, नॉलेज गेन, ये सारी चीजें हों, लोगों का नॉलेज बढ़े और लोगों का इस्तेमाल करने की वजह से उनको थोड़ा आराम मिले। तो ये आपको राइट आपको इसलिए दी गई है क्योंकि आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है ना, जैसे विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जब पेटेंट ग्रांट हुआ है आपको तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के पब्लिक हेल्थ पे का समझौता हो जाए, यानी कि उसमें पब्लिक इंटरेस्ट को सबसे सर्वोपरि ध्यान दिया जाता है।
उसके बाद द पेटेंट्स ग्रांटेड डू नॉट इन एनी वे प्रोहिबिट सेंट्रल गवर्नमेंट इन टेकिंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, जैसे कि अभी कोरोना इज अ बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। उसके बाद कहता है कि जब आपको मिला है तो आप उसको मिसयूज नहीं कीजिए, अब्यूज नहीं कीजिए उस राइट को, कि आप उसको, आपको मिल गया है तो वो या तो आप अब्यूज कर रहे हैं, या आपने, आपसे किसी ने टाइटल डिराइव किया है वो अब्यूज कर रहा है, या कोई लाइसेंसी है वो अब्यूज कर रहा है, ये अलाउड नहीं होगा। उसके बाद फिर जब बन रहा है इंडिया में, पेटेंटेड इन्वेंशन है, तो उसको रीजनेबली अफोर्डेबल प्राइस पे इंडिया के लोगों को अवेलेबल कराना पड़ेगा, पब्लिक को अवेलेबल कराना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे शब्द इस्तेमाल हुआ है रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस। दैट मीन्स कि ये एक सब्जेक्टिव काइंड ऑफ नोशन है, जहाँ पे जज डिसाइड कर सकता है कि रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस है या नहीं है फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, है ना। मान लीजिए आपने कुछ इन्वेंटिव चश्मा बनाया है, वो ऐसा चश्मा है कि जो बच्चों को पढ़ने में हेल्प करता हो, तो अब ये उसके इन्वेंशन में उसने लाखों लगा दिया है, तो उससे एक्सपेक्टेड है कि वो 8,000 5,000 का वो चश्मा बेचे, ये नहीं कि 200 300 का वो बेचे। नेक्स्ट 84 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि मैं पढ़ाऊंगी, उसके बाद मैं स्टॉप करूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसका पढ़ेंगे। सो कंपल्सरी लाइसेंस, ये एक तरह का लाइसेंस है विच इज अगेंस्ट, लाइक अपोजिट टू वॉलेंट्री लाइसेंस, जिसमें कि आपकी इच्छा हो चाहे नहीं हो, अगर आप पेटेंट होल्डर हैं तो आपसे जबरदस्ती लाइसेंस करवाया जा सकता है। पर इसके लिए हर समय नहीं कराया जा सकता, उसके कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कराया जा सकता है। तो क्या है कंडीशंस, वो यही 84 बता रहा है। सो 84 सेज, अगर इसकी पहले सेक्शन की बात करें, सब सेक्शन के 84(1), एक्चुअली इट इज सेइंग कि अगर आप कंपल्सरी लाइसेंस के लिए अप्लाई करें तो उसके लिए आपको 3 साल का वेट करना पड़ेगा। 3 साल कब से? जब से उनको पेटेंट मिला है तब से, यानी कि डेट ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट से लेकर 3 साल तक आप कुछ चीजों को देखेंगे, और ये अगर आप पाएंगे कि वो अगेंस्ट जा रहा है 84, तब जाके आप अप्लाई करेंगे फॉर कंपल्सरी लाइसेंस फॉर दैट पेटेंटेड प्रोडक्ट। तो पहला कंडीशन ये है। अब उसके बाद कहता है कि क्या कंडीशंस आप देखेंगे जिसके बेसिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन कहता है कि पब्लिक का जो रीजनेबल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। सपोज कीजिए कि एक कैंसर का मेडिसिन है, वो मेडिसिन जो है वो एक स्पेसिफिक कैंसर का मेडिसिन है, मे बी ब्लड कैंसर का, और इंडिया में हर साल में भी या ऑन एन एग्जिस्टेंट बेसिस 50,000 लोगों को ये बीमारी है। इस मेडिसिन के लिए पेटेंट मिला हुआ है और वो सिर्फ 5,000 मेडिसिन प्रोड्यूस कर पाते हैं एक साल में। तो यानी जो नेक्स्ट 45,000 पेशेंट्स हैं उनको वो मेडिसिन अवेलेबल हो ही नहीं सकती, बिकॉज वो है ही नहीं मार्केट में, और इन्हीं को मिला हुआ है, किसी और को नहीं मिला है। तो यहाँ पे रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक जो है वो फुलफिल नहीं हुआ। यहाँ पे शब्द इस्तेमाल हुआ है और, दैट मीन्स या तो ये रिक्वायरमेंट या अदर टू रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो तो। दूसरा कि मान लीजिए वो मेडिसिन की एग्जांपल को मैं लूं, वो मेडिसिन 50,000 तो बन रही है, लेकिन मे भी पूरा कोर्स पूरा करने के लिए उस मेडिसिन का आपको 10 लाख रुपए लग जाते हैं। तो ये एक अफोर्डेबल प्राइस नहीं है। इवन दो कैप लगा दे या फिर इसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन निकाल दे गवर्नमेंट, या फिर किसी तरह से भी उसको अपने सब्सिडाइज रेट पे गवर्नमेंट बेच रही हो, पर ये अवेलेबल नहीं होगा ऑन अ रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस। तीसरा, दैट द पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट वर्कड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि जैसे ये 50,000 बनाते हैं लेकिन वो इंडिया में नहीं बना रहे, वो मे भी बना रहे बांग्लादेश में, मे भी बना रहे कोई यूरोपियन कंट्री में, और वहां से वो इंपोर्ट करा रहे हैं, तो इंडिया के लिए लॉस है।
तो ये तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल होता है, 3 साल के बाद इस बात को देख लिया जाता है कि हाँ, ये ए बी या सी अप्लाई किया जा रहा है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, तो वहां के लिए वो कंपल्सरी लाइसेंस अप्लाई किया जा सकता है। 84 का 2 कहता है एन एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन में बी मेड बाय एनी पर्सन, यानी मान लीजिए कि मैंने उसके लिए अप्लाई किया था लाइसेंस के लिए, मुझे मिला है, तो भी मैं ये देख रहा हूँ कि 3 साल में इनको अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है या फिर प्राइस सही नहीं है या इंडिया में नहीं बन रहा है, तो भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ कंपल्सरी लाइसेंस के लिए, अगर ये तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होती है तो। 84 का 3 बोलता है एवरी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1, जो भी हम लोग पढ़े हैं, shall contain a statement setting out the nature of the applicant's interest, यानी कि मान लीजिए मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं इसका जेनरिक वर्जन बना सकता हूँ, या फिर मैं लाइसेंस होल्डर हूँ पर ये बाहर से मंगा रहे हैं इसलिए मैं बना नहीं पा रहा हूँ, तो ये सारी चीजें जो है उनको आपको दिखानी पड़ेगी कि आपका इंटरेस्ट क्यों आया है इसमें, कि आप मतलब इंटरेस्टेड पार्टी कैसे हो रहे हैं। इसका 4 कहता है द कंट्रोलर इफ satisfied that the reasonable requirement of the public with respect to the patented invention has not been satisfied or that the patented invention is not worked in the territory of India या फिर not available to the public at reasonable price, तब यानी ये जो 3 कंडीशन सबसेक्शन 1 में हमने देखा है, अगर कंट्रोलर इस बात से सेटिस्फाइड हो जाए कि तीनों में से कोई भी चीज और यूज हो रहा है, इसलिए तीनों में से कोई भी चीज अप्लाई हो रही है, तो फिर कंट्रोलर जो है इसके लिए कंपल्सरी लाइसेंस ग्रांट कर सकता है। Where the controller directs the patentee to grant a license, तो वो 88 के अंदर वो अपने पावर को एक्सरसाइज करो, और 88 हम लोग थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। In considering the application filed under this section, कंट्रोलर को कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कंपल्सरी लाइसेंस बहुत आसानी से नहीं मिलता है, और मिलने के बाद अगर वो फॉरेन कंट्री वाले जो ओनर होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा धमकी टाइप का देते हैं, तो इतना इजी नहीं है मिल जाना जैसा इतने वर्ड्स में दिख रहा है। इसलिए कंट्रोलर को इस बात का ध्यान देना है कि पहला, कि नेचर ऑफ द इन्वेंशन, जैसे कि मैंने बताया कि मान लो एक ये लाइफ सेविंग ड्रग है, तब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, या फिर मान लो अब ये प्याज काटने वाली मशीन है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो गया है ना, तो वो उसको नेचर ऑफ इन्वेंशन देखेगा। फिर ये जो 3 साल पीरियड पास हुआ है, तो 3 साल पीरियड से तो ज्यादा होना ही चाहिए पास होने में, और मान लो उसे पेटेंट ग्रांट ही जैसे एप्लीकेशन के डेट से ही ग्रांट मिल जाता है ना, जब आपको पेटेंट मिल गया तो आपका डेट कब हो गया, जिस दिन आपने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के 3 साल के बाद ही उसको पूरी तरह से पेटेंट मिला हो, तो टाइम लैप्स भी देखेंगे। उसके बाद जब मिला, तो उसके बाद उसने क्या क्या मेजर्स लिया ताकि ये तीनों में से किसी कैटेगरी में फॉल ना करे, इस चीज को भी उन्हें ध्यान देना पड़ेगा। ability of the applicant to work the invention to the public advantage, ठीक है, ये 3 चीज देखा। उसके बाद फोर्थ थर्ड में कैपेसिटी ऑफ द एप्लीकेंट टू अंडरटेक द रिस्क, यानी किसी ने अप्लाई किया कंट्रोलर के पास कि मुझे कंपल्सरी लाइसेंस दे दिया जाए, और अगर उसने वो ऐसा है कि उसके पास खुद की मशीन नहीं है, खुद का उसके पास कैपिटल नहीं है, उसके पास कोई भी इन्वेंशन को वर्क करने का तरीका नहीं है, और उसने मांगा कंट्रोलर से कि भाई मुझे कंपल्सरी लाइसेंस दे दो, कंट्रोलर बोले क्यों दे दूं भाई, तुम खुद ही नहीं इसके लिए सक्षम हो कि तुम बनाओ, तो वो नहीं कर सकता। As to whether the applicant has made an efforts to obtain a license from patentee, ये सबसे important point है कि उसने पहले अप्लाई किया पेटेंट होल्डर को कि मुझे लाइसेंस दे दो, और पेटेंट होल्डर ने उसे मना किया, पर उसके मना करने का रीजन कोई खास मतलब स्पेसिफिक रीजन नहीं रहा। यहाँ पे ये कहता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी सिचुएशन आया तो ये सारी चीजों को नहीं देखा जाएगा कि उसने किया या नहीं किया, क्योंकि वहां पर क्योंकि नेशनल इमरजेंसी इज अबव एवरीथिंग एल्स, तो यहाँ पर उसको मान लिया जाएगा कि इट इज रिक्वायर्ड कि वो कंपल्सरी लाइसेंस मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है रीजनेबल पीरियड, है ना, कि वो पीरियड में उसने क्या किया, तो यहाँ पे मान लिया जाता है कि रीजनेबल पीरियड को 6 मंथ्स मान लिया जाएगा, है ना, यानी कि जो जनरली 6 मंथ से ज्यादा उसको नहीं रखा जाएगा। अब देखिए कुछ कुछ इन्वेंशन है जैसे कि
some chips which are being made as on today, या फिर कोई कोई मेडिसिन भी है जिसके कुछ कंटेंट्स हमें चाइना से मिलने ज़रूरी होते हैं। चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं और फिर उस कंटेंट को यूज़ करके हम या तो चिप बना रहे हैं या फिर हम मेडिसिन बना रहे हैं। तो मान लीजिए वो चाइना के साथ हमारी दुश्मनी हो जाती है, चाइना हमें नहीं दे रहा है, तो फिर यहाँ पर ये 6 मंथ्स पीरियड इज नॉट ऑर्डिनरली टेकन टू बी अ रीजनेबल पीरियड, उससे ज़्यादा भी पीरियड पकड़ा जा सकता है वहाँ। द रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक को भी अगेन देखना होगा कि क्या उसका हुआ। इफ बाय रीजन ऑफ द रिफ्यूजल ऑफ पेटेंटी टू ग्रांट अ लाइसेंस और लाइसेंस ऑन रीजनेबल टर्म्स, जैसे कि वो ऑलरेडी ये ट्रेड डेवलप्ड है इंडिया में और नया जो है उसमें नहीं कर रहे हैं, या फिर डिमांड ऑफ द पेटेंटेड आर्टिकल हैज नॉट बीन मेड टू एन एडिक्वेट एक्सटेंट और रीजनेबल टर्म्स, market for export of patented article manufactured is in India is not being supplied or developed, या फिर establishment or development और commercial activity in India is prejudiced। ठीक है, इन सब चीजों को देखना उनको पड़ता है। ये देखिए सारे में और यूज हुआ है तो any one of them can apply। इसी का सबसेक्शन बी कहता है इफ बाय रीजन ऑफ कंडीशंस इम्पोज्ड बाय द पेटेंटी अपॉन ग्रांट ऑफ लाइसेंस अंडर द पेटेंट और अपॉन द परचेज या फिर हायर या यूज के लिए पेटेंटेड प्रोसेस मैन्युफैक्चर यूज या सेल ऑफ मटेरियल्स नॉट प्रोटेक्टेड बाय पेटेंट या फिर एस्टैब्लिशमेंट और डेवलपमेंट ऑफ एनी ट्रेड इन इंडिया ट्रेड और इंडस्ट्री इन इंडिया इज प्रेजुडिस्ड। ठीक है, यानी प्रेजुडिस का मतलब आपको पता है कि एक के प्रति उनका प्रेजुडिस हो जाना। If the patentee imposes a conditions upon the grant of license under the patent to provide an exclusive grant back, वो बोलने लगे तो ये सब अनरीजनेबल हो गया। या फिर प्रिवेंटिंग टू चैलेंजेस टू द वैलिडिटी ऑफ पेटेंट और कोअर्सिव पैकेज लाइसेंसिंग, यानी ये सारे उसके एंटी चला गया, तब उसको कंडीशन को अप्लाई किया जाएगा। If the patented invention is not being worked in India on a commercial scale to an adequate extent or is not being so worked to the fullest extent, है ना, that is reasonable practical। ये आपको मैंने अभी अभी बताया है कि 50,000 की रिक्वायरमेंट है, बस वो बट 5,000 ही कर रहे हैं या फिर प्राइस बहुत हाई रख रहे हैं। इसका लास्ट पॉइंट है इफ द वर्किंग ऑफ द पेटेंटेड इन्वेंशन इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑन अ कमर्शियल स्केल इज बीइंग प्रिवेंटेड और हिंडर्ड बाय द इंपोर्टेशन फ्रॉम अब्रॉड, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे कि वो बाहर से आ जाने की वजह से इंडिया में बना नहीं रहे, तो किसी भी कंट्री के लिए इंपोर्ट इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, एक्सपोर्ट इज। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर एक्सपोर्ट कर रहा है कंट्री ज्यादा तो वो कंट्री फ्लरिश कर रहा है, और अगर इंपोर्ट कर रहा है ज्यादा तो ऑब्वियसली दैट कंट्री देयर इज अ डेंजर इन दैट कंट्री। जैसे आप कुछ कंट्रीज अभी जो हालत हो रही है जैसे श्रीलंका है, पाकिस्तान है, आप ये बात समझ सकते हैं। तो इंपोर्ट को कभी भी बढ़ावा नहीं मिलेगा, जब भी अगर बनाना है तो इंडिया में आप बनाइए। और कई बार कंपल्सरी लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है कंट्रोलर के पास एक एप्लीकेंट, तो वो कहते हैं इंडिया में हम इसलिए नहीं बना पा रहे कि एक पर्टिकुलर मेटल या फिर मटेरियल जो कि रिक्वायर्ड है उस मेडिसिन का वो इंडिया में मिल नहीं रहा है, तो मुझे बाहर से मंगाना पड़ रहा है, या फिर इंडिया में उसका प्राइस बहुत हाई हो रहा है तो बाहर से करना पड़ा होगा। जैसे कि आप शार्क टैंक देखते होंगे तो यूएस वगैरह का शार्क टैंक अगर आप देखेंगे तो वो कहते हैं कि हम यूएस में नहीं बना रहे हैं, हम कहीं और बनवा के यहाँ पर ला रहे हैं। तो उस तरह से कई एक जगह ऐसा भी हो सकता है कि बाहर में उसको बनाने में उसको सस्ता पड़ा तो इंडिया में नहीं बना रहा। सो देर आर सर्टेन रीजंस विच कैन बी पुट फोर्थ। तो फिर बाय या तो वो इंपोर्ट कराया गया है पेटेंटी के द्वारा, या फिर जो उसे डायरेक्टली खरीद रहा हो, ठीक है, या फिर इनडायरेक्टली भी खरीद रहा हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको पेटेंटी ने मंगाने के बावजूद उसको पेटेंटी ने इन्फ्रिंजमेंट के लिए उसके ऊपर केस नहीं किया हो। सो वी स्टॉप ओवर हियर और हम लोग नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई टू फिनिश ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, लेकिन मतलब इसमें 2 क्लासेस और लग सकते हैं। सो टेक केयर, थैंक यू।